आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी बेटा, चैप्टर अपना हमें आज जो करना है, आज हमें क्या करना है, आज हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, आज हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस होने जा रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। आप में से ज्यादातर बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लाइव में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से क्लास को आपके लिए लेके चलूंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। बेटे देखो, आप लोगों ने ग्रुप फर्स्ट में अकाउंट्स के साथ साथ टैक्स में पढ़ा होगा, इनकम टैक्स। यहां पर टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ बात है, और यहां पर बल्कि मैं कहूंगा टैक्सेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग की बात है। सर क्या हमने फर्स्ट बुक में जो पढ़ी थी अकाउंटिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स, जो हमने कैश फ्लो में पढ़ा, शेड्यूल 3 में पढ़ा, क्या ये वही वाली अकाउंटिंग सिखाने जा रहे हैं आप? आंसर इज नो, आंसर इज नो। बेटा अगर कोई बच्चा लाइव में है तो मुझे एक बार मैसेज कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं उससे इंटरेक्ट करते हुए बात करूं, वरना मैं मान के चलूंगा कि बच्चे इस क्लास को रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहले इस एएस को हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटे इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमें क्या करना होगा, ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको यहां पर इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, 3 फेज में हम लोग बात करेंगे इस एएस में। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, इस एएस की पूरी अंडरस्टैंडिंग। नंबर टू हम लोग इसको लिखेंगे, नोट करेंगे, फिर होगी बेटे यहां पे नोटिंग, नोट किया जाएगा। नंबर तीसरी बात बेटे, फिर यहां पर साथ साथ में क्या है, हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो ये 3 फेज हमें ध्यान रखना है इस ईएस में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बेटा यहां पर एक बड़ी अच्छी बात है। क्या सर, बताओ सर क्या अच्छी बात है? सर यहां पर एक बड़ी अच्छी बात है, बता दूं? सर बता दो बेटे, ये एएस ना आपको जाते मिलने वाला है, जाते मिलने वाला। हाँ, जिसको आर्टिकलशिप में कंपनी अकाउंट तुरंत देखने को मिला, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट मिल गई बनवाने को, तो आपको देख लो बहुत मजा आने वाला है, और ये एएस पूरा काम आने वाला है। सर क्या मतलब? आइए, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि मैं आपकी पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा। देखिए सबसे पहली बात, ये जो सबसे पहली बात अंडरस्टैंडिंग, हेडिंग डाल दो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको, एएस को, यानी कि अभी हम यहाँ पर इसको सिस्टमेटिकली लिख नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि इस एएस के अंदर है क्या और हमें कैसे कैसे यूज करना है। देखिए जी, आप सब लोगों को पता है इस चीज के बारे में जो मैं अब यहाँ पे लिखाने जा रहा हूं, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इसको समझने के हिसाब से नोट कर सकते हैं, और नोट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, नोट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बेटे कोई भी अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं वो किसी ईयर के लिए करते हैं, आप सबको पता है। हाँ सर, हमारे यहाँ नेक्स्ट ईयर जो होता है वो क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है, जिसको आप एवाई बोलते हो, असेसमेंट ईयर। जैसे मैं अगर अभी बात करूं, हमारा जो एग्जाम होगा नवंबर या मई 2022 में जो होगा, उसके हिसाब से हमारे एग्जाम में कौन सा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है जी, कौन सा फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, 21-22। इसका मतलब 21-22 का मतलब कि हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। कहां से? 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ था जो, और इस वाले ईयर की इनकम का हिसाब किताब अगले वाले ईयर में, क्या कहा मैंने, अगले वाले ईयर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, आइए लो बेटा, सर बताओ क्या करने वाले हैं हम अगले ईयर में। देखो जरा बेटे, आप सब लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा था। देखो जी,
सर हाँ बताओ ना सर, अच्छे से बताओ ना। हाँ मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। बेटे यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट होती है, यहाँ पर बेटा जो हमारी बैलेंस शीट होती है कंपनी की, मैं कंपनी की बात करता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट में हम लोग साथ साथ में क्या क्या देते हैं बताओ, देखो जरा ध्यान से। सर कंपनी की बैलेंस शीट एक तो सर वर्टिकल होती है, हाँ बिल्कुल वही वही वही। अच्छा बेटा एक तो बैलेंस शीट होती है, आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ में, मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि बच्चा अगर रिकॉर्डिंग में देख रहा होगा तो उसको बिल्कुल परेशानी नहीं हो, आप नोट कर सकते हो समझते हुए। और दूसरा क्या होता है बेटे, एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, हम इन दोनों को क्या बोलते हैं जी, इन दोनों को बोलते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा कंपनी के केस में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी होते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन याद करो, शेड्यूल 3 में आपने पढ़ी थी। नोट्स टू अकाउंट्स, हाँ वो भी। साथ में आपका स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी, मैं तो कहता हूं उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, अब तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस से पहले शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल में पार्ट होता है। अच्छा फिर कैश फ्लो, हालांकि सबके लिए कैश फ्लो नहीं, हाँ ठीक है। बताओ बताओ क्या करते हैं इनका बना करके, सर इसका ना बना करके हिसाब किताब हम लोग ना सर फिर सीए से ऑडिट कराते हैं, और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जाते हैं। बेटे कहां पे रखे जाते हैं सर, ये ना एजीएम में रखे जाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में। और सर अगली बात सुनो, सर अगली बात सुनो, बताओ बेटे क्या, शेयर होल्डर की मीटिंग में तो है ही सर, यहाँ पे ना आईटीआर भी फाइल की जाती है ना, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ बेटा अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 विद इन ड्यू डेट। बेटे टैक्सेशन की नॉलेज इतनी तो है जितना हम लोग प्रैक्टिस में सब लोगों को जरूरत होती है, तो बेटा ध्यान रखना, मैं हमेशा जब भी बोलता हूं कि बेटा मैं नहीं जानता टैक्स में, मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं आता, उसका सिर्फ एक ही पर्पज होता है कि कभी भी आप कोई भी बात ऐसी ना ले लें कि वो टैक्स वाले सर या टैक्स वाले मैम जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं उनसे भी ऊपर समझ जाए। यानी कि पहली प्रायोरिटी आपके उन टीचर की होनी चाहिए जो आपको टैक्स पढ़ाते हैं, इसलिए बस मैं बोलता हूं। लेकिन आपको मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा टैक्सेशन रिलेटेड भी यहां पर, क्योंकि बेटे प्रैक्टिकली हम लोग सब काम करते हैं। आइए जरा, तो यहां पर जो इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, तो उसमें इनकम टैक्स की रिटर्न में क्या क्या चीजें जाती हैं बेटे, वहां पे आईटीआर भरते हैं, तो वहां पर बेटे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं। मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की, क्योंकि ये जो बात करेगा ये किसकी बात कर रहा है बेटे, फिलहाल यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, जाती है आईटीआर भरी जाती है, उसके बाद में यहां पर जाकर के आईटीआर जब फाइल हो जाती है उसके बाद में यहां पर जाकर के सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का समरी असेसमेंट का एक नोटिस आता है, सॉरी सेक्शन 139 नहीं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में समरी असेसमेंट का एक नोटिस आता है जो इस बात को बताता है कि हाँ भाई आपकी रिटर्न को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और हम समझ गए कि आपकी इनकम ये है। तो अब इसमें क्या होता है सर बताओ, अब बेटा इसमें एक चीज आएगी, क्या आएगी, अब इसमें यह आएगा कि भाई ठीक है इतनी बात समझ में आ गई कि भाई ये हमारे रिटर्न ऑफ इनकम मतलब इनकम है। अब इस इनकम के लिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेटे, इस इनकम को जब इनकम टैक्स ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये इनकी इनकम है, तो उसके हिसाब से हमारा टैक्स सेटलमेंट होता है ना, यहीं पर ही कायदे से देखा जाए हम कह सकते हैं कि सर हाँ टैक्स डिसाइड हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल है दूसरा, क्या हम जब अकाउंट्स बनाते हैं, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम यहीं पर ही एक प्रोविजन बनाते हैं, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं ना, बनाते हैं बोलो, बनाते हैं ना, बताओ जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं तो ठीक है वो लायबिलिटी में लिखा जाता है। भाई यहां पर जो हमारा इधर प्रॉफिट है कौन से वाला, यहां पर हमारी इनकम होती है, एक्सपेंस होती है, वो घटाने के बाद में हमारा यहां पर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से हम घटाते हैं माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहां पर जब हम लोग टैक्स की प्रोविजन घटाते हैं ना बेटा जी, ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है, बिल्कुल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको बताऊंगा जिससे आपको जरा सी भी परेशानी ना हो। अच्छा सर, तो फिर हमारा निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, ये सबने पढ़ रखा है। और इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाते हैं और यहीं से कुछ डिविडेंड कुछ रिजर्व जो भी बातें हमें करनी होती कर लेते हैं। अब सवाल एक छोटा सा है,
सवाल एक छोटा सा है, बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, बच्चों को ये वाला एएस कैलकुलेशन वाइज प्रैक्टिकली करने के लिए मिलता है आर्टिकलशिप में, लेकिन एग्जाम देने होते हैं उससे पहले। तो इसलिए मैं कुछ बात यहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस बताऊंगा, ताकि ताकि आपको ये एएस अच्छे से समझ में आए। चलिए सर बताइए सर। बेटा ये जो हम प्रोविजन बनाते हैं ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा, ठीक है सर। ये जो प्रोविजन बनाते हैं हम, जो यहां पर अपने अकाउंट्स में जो ये प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रोविजन हम लोग निकाल रहे होते हैं, ये किस बेस पे डिसाइड करते हैं हम लोग? ये प्रोविजन किस बेस पे डिसाइड करते हैं, इसकी कैलकुलेशन किस बेस पे होती है? आइए जरा ध्यान से सुनना। सर इसमें क्या है? सर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था ना, क्या मतलब? अरे सर देखो सर, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हाँ बेटा, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आप निकाल लो। कंपनी पर रेट होता है, डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी पे 30%, फॉरेन कंपनी हुआ तो 40%। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये जो टैक्स है हमारा ऐसे ही निकाला जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। एक बात बताना मुझे सारे बच्चे, भले ही आप रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे हो, देखना बहुत मजा आएगा इस एएस में, बिल्कुल जादू की तरह से आप काम करने लगोगे, कहोगे अरे यार मजा आ गया, ये तो एस बड़ा अच्छा एएस था। सुनिए, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये कहां से आया? सर बना तो है सर सामने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अच्छा, मतलब मैं इसको एक नाम दूंगा, ये आपने निकाला है अकाउंटिंग प्रॉफिट, है ना। अकाउंट्स में जब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो क्या बोलेंगे इसको? अकाउंटिंग प्रॉफिट पर कैलकुलेशन हुई है टैक्स की। तो मैं एक नाम लिख रहा हूं यहां पर, क्या इसको हम बोलेंगे कि ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है हम इसको बोलेंगे, ये टैक्स कैलकुलेशन की गई, टैक्स कैलकुलेशन की गई इन अकाउंट्स जो हमने कैलकुलेशन की है, ये किस पे की है सर? ये की हमने ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। देखो कितना सिंपल। सर इसमें क्या नई बात बता दी सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है सर। जब अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया तो उसी पे तो कैलकुलेशन की हमने, तो सर ये तो सिंपल है सर, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो मैं इसको एक नाम देता हूं, क्या एक नाम देता हूं, क्या नाम देता हूं? इस टैक्स को क्या नाम दूं? आइए जरा, इस टैक्स को मैं क्या नाम दूं? बताओ सर बताओ। लो बेटा, इस टैक्स को मैं नाम देता हूं, क्या नाम दूं सर? इसमें क्या सोचना सर, सीधा सीधा लिख दो ना, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। जो हमारा अकाउंट में प्रॉफिट आया उस पर टैक्स, ठीक है ना। जो कहां से आया बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है, उस पर हमने टैक्स निकाल दिया जी, और हमने उसकी प्रोविजन बना दी। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, ठीक है ये प्रोविजन चले जाएगी वहां पर, लेकिन क्या ये सचमुच में हमारा यही टैक्स है? आइए जरा ध्यान से, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, हम लोगों को अकाउंट्स भी पढ़ाया जाता है, हम लोगों को इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बिजनेस से रिलेटेड, ध्यान रखना भाई, कंपनी है, कंपनी की टैक्सेशन हो रही है अकाउंटिंग की, तो भाई बिजनेस की तो बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग, बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग तो की जाती है ट्रेडिंग पीएनएल में, बैलेंस शीट, है ना। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड टैक्स की कैलकुलेशन हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में कौन से हेड में पढ़ते हैं बताओ? क्या हम लोग सैलरी हेड में पढ़ते हैं? वो तो सर रिसीवर वाला जो होता है ना सैलरी के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं? कैपिटल गेन में, अदर सोर्स में नहीं, अरे पीजीबीपी में वहां पढ़ते हैं। और वहां पर हम क्या करते हैं बताओ सर? वहां पर ना हम क्या करते हैं, वहां पर हम ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, क्या एक छोटी सी कैलकुलेशन करके बताऊं आपको? हाँ हाँ सर बताओ 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 बताओ। हम वहां पे ना ऐसे लिखते हैं सर, क्या स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन, बेटा प्लीज साथ साथ लिखते रहना, समझते रहना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, अंडर हेड पीजीबीपी बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर ऐसे लिखते हैं हम। अच्छा बस इतना लिख के छोड़ देते हो क्या कि
कि नहीं सर और भी काम होते हैं वहां पर। मैं बताऊं क्या काम होते हैं, ध्यान से। आप वहां पर क्या करते हो, सबसे पहले आप लेके आते हो यहां पर क्या, इधर यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, जो भी नेट प्रॉफिट और लॉस बता रखा है, नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी आपका है एज पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मतलब कंपनी के केस में अगर मैं कहूं एज पर स्टेटमेंट, मैं एसओपीएल लिख दूं, एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग यहां पर प्रॉफिट है, पहले आप उसको यहां पे लिखते हो और कहते हो भैया देखो बुक्स में तो जो है ना, बुक्स में, हाँ जी हाँ, बुक्स में ना ये प्रॉफिट है, अच्छा बुक्स में ये प्रॉफिट है, लेकिन बुक्स वाले प्रॉफिट पे इनकम टैक्स थोड़ा लगता है। वो क्या कहते हैं, कुछ बातें ऐड होती हैं डिसअलाउ की, ऐड डिसअलाउड। मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों ने पढ़ रखा है, बेटे अगर नहीं पढ़ रखा है पीजीबीपी इनकम टैक्स एक्ट का तो ये समझ में आना मुश्किल है। ये एएस उसी के लिए है जिसने इनकम टैक्स एक्ट में पीजीबीपी हेड में कैलकुलेशन पढ़ रखी है, तभी बात समझ में आ सकती है। डिसअलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। भाई जो भी डिसअलाउ कर रखा है, ऐसे वाले खर्चे जो डेबिट कर रखे हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बेटे पता है आपको, खर्चे जब हम डिसअलाउ कर देते हैं तो यानी कि इनकम को बढ़ा दिया जाता है कि भाई जो इनकम आपने दिखा रखी है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सही इनकम नहीं है, टैक्स देने के हिसाब से फिर इनकम वहां पर बिजनेस हेड में अलग कैलकुलेट की जाती है। आप सबको ये बात पता है ना बेटे, भले ही आप रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे हो पर मैं आपसे क्वेरी आपसे पूछता रहूंगा, बोलो सही कह रहा हूं मैं, प्लीज मुझे साथ साथ जवाब देते रहना, ये सोच के पढ़ना रिकॉर्डिंग में भी, जैसे कि आप लोग रिकॉर्डिंग में नहीं पढ़ रहे तब मजा है इसका, तो जवाब देते रहना, है कि नहीं, ऐसे ही किया है ना, यस। आइए जरा, मैं मान रहा हूं कि बच्चा मुझे साथ साथ में जवाब दे रहा है बेटे, प्लस साथ साथ में वहां पर एक चीज और हम लोग ऐड किया करते थे सर, और ना हम ऐड किया करते थे ऐसी वाली इनकम्स टैक्सेबल हैं अंडर हेड पीजीबीपी, बट जिनको अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया, नॉट क्रेडिटेड इन एसओपीएल। भाई जिनको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं किया गया, ठीक है। आगे जरा, फिर हम लोग लेस करते हैं जी, क्या लेस करते हैं, ऐसे वाले खर्चे लेस कर दो जी, क्या लेस कर दो जी भाई, ऐसी वाली इनकम और ऐसे वाले खर्चे। आइए जरा, लेस इनकम्स जो नॉट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, भाई जिनको बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल होना ही नहीं था लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर रखे हैं, बट या विच हैव बीन क्रेडिटेड इन एसओपीएल अकाउंट। बेटे जिनको की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है, ऐसे वाली इनकम्स को हटा देना है, जो बिजनेस हेड की इनकम है ही नहीं, है ना, तो उनको यहां से हटा देना होता है। हमने ऐसी बातें पढ़ रखी हैं, उम्मीद है आप मेरे साथ साथ गुनगुना रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं सर। लेस, एक और चीज लेस करते हैं जी, बताओ क्या, ऐसे वाले एक्सपेंसेस, क्या लेस, मैं लिख दूं लेस एक्सपेंसेस अलाउड but not yet debited in SOPL अकाउंट। भाई जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रखा है, सॉरी एक्सपेंसेस को घटा नहीं रखा है, डेबिट नहीं कर रखा है, वो घटने चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेटे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनकी डिडक्शन अलग से आपको मिलती है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। खैर कुल मिलाकर के बात यहां पर आ जाती है
क्या आ जाती है बोलो? तब जाकर के आती है हमारी यहां पर इनकम, तब आती है हमारी इनकम, टैक्सेबल इनकम अंडर हेड पीजीबीपी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तब भाई इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तब भाई इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्सेबल है वो निकल आती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बताओ इनकम टैक्स वाले कौन सी इनकम पे टैक्स लेते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट वाले पर, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर, अकाउंटिंग इनकम पर टैक्स लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्सेबल इनकम आती है उस पर टैक्स लेते हैं? ऑफ कोर्स बेटा, इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्सेबल इनकम आएगी उसी पर वो टैक्स लेते हैं। आइए, तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटे, अगर कंपनी को टैक्स निकालना हुआ, अगर कंपनी को टैक्स निकालना हुआ इन पर, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? इस पर जो टैक्स निकलेगा, जैसे कंपनी है, अगर डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी है तो बेटे 30% है ना, और अगर फॉरेन कंपनी है तो 40% है ना। तो मैं इसको एक नाम दूंगा, क्या टैक्स, क्या नाम दूंगा जिसको? आइए जरा, आइए मैं लिखता हूं इसको, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। मैं इसको नाम दूंगा टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर होगी। तो एक बात तो सिंपल सी समझ में आई, पहले अंडरस्टैंड करना बेटे इस को, फिर तो चुटकियों का खेल है, फटाफट फटाफट करते जाओगी। लो जी, हमने देख लिया सर कि यहां पर अकाउंट्स में जब हम बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस में हम वो डालते हैं प्रोविजन, जिसको हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, 30% 40% जो भी केस है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न वाले तो भाई इसी की बात करते हैं। तो जब हमें पता होता है, जब हमें पहले से पता है कि हमारी जो अकाउंटिंग इनकम पे जो हम टैक्स निकाल रहे हैं वो एज इट इज नहीं है उस टैक्स की तरह जो टैक्स सच्ची मुच्ची में बनने वाला है, लेकिन उसका हमें पहले से पता है, लेकिन उसका हमें पहले से पता है। सर फिर हम पहले ही क्यों नहीं प्रोविजन उसमें बनाते हैं, इसी तरह से क्यों नहीं हम इसी को ही बुक्स में ले आते? बेटे एक्चुअली कुछ ना इनकम टैक्स एक्ट में कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जिस वजह से ये टैक्स की जो कैलकुलेशन है ये बदलती रहती है। क्या मतलब, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो अलाउड और डिसअलाउड है, कौन से वाली मैं बात कर रहा हूं, ये जो अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंस वाली बात हम लोग कर रहे हैं, ये कई बार ऐसा हो जाता है जैसे मान लो किसी साल तो डिसअलाउ है कोई खर्चा और अगले साल वो अलाउ हो जाएगा, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आ गया, जो डिसअलाउड था फिर उसको अलाउड कर देंगे, या अलाउड था डिसअलाउड कर देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर तो हम बार बार अकाउंट्स का प्रॉफिट हिलाते रहेंगे ना। तो इसीलिए यहां पर एक बात दिखाई गई, क्या कि भाई एक काम करो, आप ना हर ईयर के एंड में, क्या कहा मैंने, हर ईयर के एंड में जब आप यहां पर बैलेंस शीट बनाओ, जब अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, जब अपनी बैलेंस शीट बनाओ, तो उसी टाइम पर जब आप प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप दोनों कैलकुलेशन करो, दोनों कैलकुलेशन। एक तो बुक से आ ही जाएगी अकाउंटिंग प्रॉफिट, वो तो वहीं से निकल जाएगा। हाँ, कि जब इसकी बात करोगे ना प्रोविजन बनाने की, हाँ, तो इस प्रोविजन के दो टुकड़े कर लो। कितने कितने टुकड़े? दो टुकड़े कर लो। ये जो आप अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रोविजन बना रहे हो, इसके दो टुकड़े कर लो यहीं पर ही। अच्छा सर कैसे? देखिए, कहते हैं इसके दो पार्ट कर लो। एक तो इसी टाइम पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों चीजें कैलकुलेशन आप तुरंत के तुरंत करोगे कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो आपका करंट ईयर का टैक्स है, करंट वाला टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। क्या कहा मैंने बोलो क्या कहा सर? आपने कहा कि जो आपका करंट का टैक्स है, हाँ, जो आपका करंट का टैक्स है वो आप इनकम टैक्स एक्ट के उस साल के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये जो बुक प्रॉफिट पर हमने टैक्स निकाला, एक छोटा सा एग्जांपल फिगर वाइज डाल के बताऊं मैं आपको,
तो थोड़ा और जल्दी आपको समझ में आएगा। आइए जरा, फॉर एग्जाम्पल मान लिया ऐसा हो, कैसा हो सर, मान लिया ऐसा हो कि हमारी जो इनकम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो है 1 लाख रुपए। कितनी है बेटा? 1 लाख रुपए। तो बताओ बुक्स में प्रॉफिट अगर हमारा 1 लाख है तो उस पर टैक्स की प्रोविजन कितनी बैठेगी सर? 30% के हिसाब से सर 1 ही लाख बैठेगी। उसमें क्या नई बात है सर? ये तो कुछ अजीब सी बात नहीं आप कर रहे। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही कह रहा, आप 30% के हिसाब से 30,000 बैठेगी। और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा सर? हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 70,000। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो 30,000 को मना नहीं करता, कहता है आप 30,000 को बुक्स में डालो, लेकिन इस 30,000 के 2 ब्रेकअप कर लो। वो गाना सुना है ना 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 ना, हाँ वही, बस वही कर लो। यहां पर ब्रेकअप कर लो, 2 पार्ट में कर लो। एक तो इनकम टैक्स एक्ट के जो लेटेस्ट प्रोविजन है ईयर एंड पर आपने देखा, और देखो उसके हिसाब से कितना टैक्स आता है। सर मान लिया बेटा उसके हिसाब से आया, सपोज करो 25,000 रुपए टैक्स आया, 25,000 रुपए टैक्स आया। मतलब देखा जाए तो इनकम टैक्स एक्ट वाले इस 30,000 को, 30,000 नहीं, वो सिर्फ 25,000 लेने वाले आपको पहले से बताए। लेकिन आप अपने अकाउंट्स में एक सिमिलर चीज लेकर के चल रहे हो हर साल सीधा सीधा कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को हिलाएंगे नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट में के हिसाब से अकाउंटिंग में प्रोविजन बनेगी। इनकम टैक्स एक्ट क्योंकि चेंज होता रहता है, उसके जो भी प्रोविजन चेंज होते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हर साल ये देख लेंगे कि भाई इस 30,000 के अंदर कितना एक्स्ट्रा हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं अभी, या कितना कम बना रहे हैं। अब आपको पहले से पता है कि करंट ईयर का टैक्स आने वाला है आपका 25,000। तो दूसरा पार्ट जो है 5,000 रुपए, आप एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी तो क्रिएट कर रहे हो ना। देखा जाए तो आपकी अकाउंटिंग में 30,000 रुपए आप यहां पर एक एक्स्ट्रा ही तो टैक्स की लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो ना। हाँ जी, तो ये क्या कह रहे हैं? DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपको पता है कि वो वाले टैक्स की लायबिलिटी जिसको फ्यूचर में जाकर के वो हमसे मांगेगा 5,000, लेकिन हम अभी इसी साल ही हम उस डेफर होने वाले टैक्स लायबिलिटी के लिए उठा करके रख रहे हैं पैसा। इसका नाम है बेटे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आइए ये कैसे कैलकुलेट होगा हम इसमें बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, AS 22 आपको ये कहता है कि भाई साहब सबसे पहले तो एक काम करो, DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, या हो सकता है डेफर्ड टैक्स असेट्स, जो भी आ रहा है उसकी बात बताओ, और उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे उस पर हमें चर्चा करनी है। AS 22 मतलब बेटे AS 22 इस DTA या DTL डेफर्ड टैक्स असेट्स या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। AS 22 सिर्फ इतनी बात पर बात करना चाहता है आपसे। वो कहता है हम बताते हैं कि ये DTA DTL को आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैसे उसकी अकाउंटिंग आप अलग से करते चलोगे। ठीक है सर, हमने तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? हमने तो पढ़ा है सर फर्स्ट बुक में। क्या पढ़ा है? कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ये पढ़ा है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स हमने पढ़ लिया सर कि ये 30,000 की प्रोविजन जो है हम लोग बुक्स में लेकर के आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, मैं आपसे बस एक चीज कह रहा हूं कि बेटे ये जो 30,000 है इसके भी 2 हिस्से करेंगे। एक वो वाला टैक्स जो सचमुच का है, एक वो वाला टैक्स जो खाली बुक और इनकम टैक्स प्रॉफिट के डिफरेंसेस की वजह से जनरेट हो रहा है बुक्स में। उसका हिसाब किताब भी लगाना जरूरी है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमारा एक्चुअल में टैक्स लगभग कितना बैठने वाला है। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिनका पता होता है पहले से, तो AS 22 उन डिफरेंसेस पर कैलकुलेट होने वाले टैक्स की अकाउंटिंग सिखाना चाहता है। पहले तो हमें विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो करने जा रहे हैं हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रोविजन जा रही है ये 2 पार्ट में जाएगी। अब एक तो करंट ईयर के नाम की और दूसरा डेफर्ड टैक्स के नाम की। ठीक है, मतलब इसी 30,000 को अब हम 2 पार्ट में रिकॉर्ड किया करेंगे। अगर हमें पता चल जाए 25,000 करंट ईयर का टैक्स होने वाला है, तो भाई 5,000 हमारा फ्यूचर में आगे जाकर के वो टैक्स मांगने वाला है। ठीक है जी, तो उस बात के लिए साथ साथ हम लोग अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, जिसके बारे में सिखा रहा है AS 22। तो आइए जरा मैं शुरू करता हूं
पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखाता हूं और फिर इसकी कैलकुलेशन समझाता हूं कि डीटीए डीटीएल होता क्या है, डिफरेंसेस कितने तरह के होते हैं, वो उन डिफरेंसेस में से कौन से डिफरेंसेस पर हमें टैक्स की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स असेट्स को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, आइए जरा एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूं क्या आपको समझाने के लिए, है क्या कह रहे हो, ले लूं एक और एग्जांपल ले लूं। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं बेटे, आपने एक सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 43B पढ़ा है इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट बेटे अंडर हेड पीजीबीपी आपने ये सेक्शन पढ़ा है, पढ़ा है जी पढ़ा है, आपने सेक्शन पढ़ा है, पढ़ा है जी पढ़ा है, आपने सेक्शन पढ़ा है। बताओ बेटे इसके अंदर क्या चीज थी। सर इसके अंदर लिखा था डिडक्शन ऑन कैश बेसिस, खर्चों की डिडक्शन तब होगी जब पेमेंट बेसिस पर, कि भाई जब सचमुच में पेमेंट कर देंगे। अच्छा वो कौन से खर्चे थे याद करो। सर एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं बेटा मैं आपको। बेटे जब हम टीडीएस या तो काटते नहीं हैं या फिर टीडीएस ऑन सैलरी को हम बात करें, टीडीएस ऑन सैलरी की हम बात करें, तो बेटे अगर हमने टीडीएस जमा करा दिया, क्या मतलब, देखिए ध्यान से, मैं ये मान रहा हूं कि आपने पढ़ा है, फिर भी अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो वो आराम से यहां से बात समझ सकता है। हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट में किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आई हो तो वो मेरे साथ साथ में यहां पर रिवाइज कर ले। मैं ये कह रहा हूं बेटे इनकम टैक्स एक्ट में जो नेट प्रॉफिट होता है उसी पे तो टैक्स लगता है। हाँ सर बिल्कुल, और वो प्रॉफिट हम लोग एड बैक कर लेते हैं, एड डिसअलाउड है ना, और लेस अलाउड। तो सर यहां पर जो सैलरी है, हाँ बेटा मैं उसी की बात कर रहा हूं, यहां पे बेटे सैलरी नाम का एक खर्चा होता है, आपको पता है सैलरी एक्सपेंस जो है वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम है सेक्शन 37 में। अच्छा सेक्शन 37 में टैक्स डिडक्टेबल आइटम है। अगली बात अब ये जो टैक्स डिडक्टेबल आइटम है इसके अंदर तभी तो टैक्स डिडक्शन मिलती है। इस बात के लिए हमें एक तो बेटे सेक्शन 40 सबसेक्शन ए ये कहता है कि भाई साहब अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको डिसअलाउ कर देंगे खर्चा। आगे बात करते हैं, लेकिन वही सेक्शन 43B क्या कहता है कि जिस साल आप टीडीएस जमा करा दोगे, अगर डिपॉजिट कर दिया है इन दैट ईयर आपको ये खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, है ना, ऐसा आपने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए आ रही है, कब आ रही है, जब हमने उसमें 2 लाख का खर्चा सैलरी का दिखाया हुआ है। तो अगर मान लिया 2 लाख तो खैर बहुत कम हो जाएगा, इसको मैं 8 लाख कर दूं, 8 लाख कर देता हूं, 8 लाख का खर्चा अगर हमने सैलरी का दिखाया हुआ है। अगर मान लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मान लिया एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी की कैलकुलेशन की, टैक्सेबल सैलरी की, और फॉर्म 16 एक होता है, फॉर्म 16 के अंदर सारी चीजें डिटेल दी जाती है, सैलरी की कैलकुलेशन की, और पता चला कि भाई साहब इसका जो टैक्स बनता था, टैक्स ऑन सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरी पर जो टैक्स बनता था वो बनता था मान लिया 6,000 रुपए। एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, चलिए 6,000 बनता था, उसकी 80C वगैरह सब डिडक्शन कैलकुलेट करने के बाद में एम्प्लॉयर ने कहा भाई साहब तुम्हारा टैक्स ही बनता है, 6,000 रुपए तुम्हारा टैक्स जमा कराना है मेरे को गवर्नमेंट के पास में। अगर मान लिया ऐसा नहीं हुआ कि एम्प्लॉयर ने वो टैक्स काट के आप गवर्नमेंट के पास जमा कराया, तो क्या होगा जी, तो क्या होगा सर, ऐसे केस में ये बन जाएगा डिसअलाउड एक्सपेंस, ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। फिर कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आएगी कि कंपनी की इनकम कितनी, 13 लाख पर पूरी पर टैक्स लग जाएगा, 13 लाख पर टैक्स लग जाएगा। कंपनी से कहा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि तुमने 8 लाख पे टैक्स नहीं जमा कराया तो हम नहीं मानते, तुम झूठ बोल रहे हो कि ये तुम्हारा सैलरी का खर्चा है। तो सीधी सी बात है 13 लाख पर तुमसे टैक्स लिया जाता है, 13 लाख का 30% कितना हो जाएगा, सीधा 3,90,000। तो इसलिए क्या करते हैं, एम्प्लॉयर के ऊपर ये डाला गया था सेक्शन 43B कि भाई साहब तुम्हें ना तभी अलाउ कर देंगे जिस साल तुम इसको पेमेंट कर दोगे उस साल तुम्हें अलाउ कर दिया जाएगा। सोच के देखो जरा बेटे, पहले साल मान लिया डिसअलाउ हो गया तो अगले साल भले ही अगले साल सैलरी नहीं भी दी हो तो बेटे अगले साल भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस होगा, बस होगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की शक्ल में वर्टिकल,
तो अगले साल वो कह रहे होंगे भाई साहब हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 5 लाख, मान लिया अगले साल उसने कहा कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए है, और भाई सैलरी का एक्सपेंस यहाँ पे अलग से है, सैलरी का एक्सपेंस है 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो पता है ये क्या कहेंगे कि भाई जो पिछले बार तुमने टैक्स नहीं जमा कराया था वो तुमने जमा करा दिया, हम मानते हैं कि तुम्हारी सैलरी का खर्चा 2 लाख तो है ही है, साथ साथ में 8 लाख भी तुम घटा सकते हो, सैलरी का एक्सपेंस अलाउड। यानी कि देखा जाए तो इस डिडक्शन को टेम्परेरी रूप से रोक लिया गया था। कैसे? टेम्परेरी रूप से, यानी कि किसी साल हटा दिया और किसी और साल दे दिया। तो ऐसे डिफरेंसेस जो आते हैं इनकम टैक्स एक्ट में, क्या कहा, एज पर इनकम बुक्स और एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो इनकम आती है उनकी कैलकुलेशन में ये जो डिफरेंसेस इस वजह से जनरेट होते हैं, इस तरह की वजह से, जहां पर एक साल से हटा करके दूसरे साल में डेफर कर दी जा रही है चीजें, ऐसे डिफरेंसेस कहलाते हैं टेम्परेरी डिफरेंसेस। क्या कहलाते हैं बोलो? टेम्परेरी डिफरेंसेस। यानी कि अकाउंटिंग इनकम और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड इनकम में जो डिफरेंसेस हैं वो दो तरह के बांटे गए हैं। नंबर 1 टेम्परेरी, नंबर 2 परमानेंट। सर टेम्परेरी, हाँ, क्योंकि देखो बेटे हो क्या रहा है, इन्होंने इस साल का खर्चा अगले साल अलाउ कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा प्रोविजन है जिस साल आप टीडीएस जमा करा दोगे उस साल अलाउ कर देंगे। सर अगर ये नेक्स्ट ईयर नहीं कराया सर 2-3 साल के बाद में, तो बेटे 2-3 साल के बाद में जिस साल में जमा कराओगे टीडीएस उस साल में वो खर्चा अलाउ कर देते हैं। तो ये देखा जाए तो एक टेम्परेरी रूप से डराया नहीं है क्या गवर्नमेंट ने? डराया है ना, टेम्परेरी रूप से डराया। कह रहे कि भाई देख टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। क्या मतलब? अभी इस साल तू पूरा 30% टैक्स दे दे क्योंकि तूने हमारे को टीडीएस तो जमा कराया नहीं उसका। इसका मतलब हाँ, जब तू कराएगा जमा हमारे पास में उस साल हम कह देंगे कि हाँ भाई चल तेरे को अलाउ कर देंगे। तो ये एक तरह से थोड़े टाइम के लिए डिफरेंस जनरेट हो गया ना इनकम टैक्स एक्ट में और अकाउंटिंग प्रॉफिट में। दोनों प्रॉफिट में इनकम टैक्स एक्ट वाला जो कैलकुलेशन की हमने अंडर हेड पीजीवीपी और दूसरा प्रॉफिट जो बुक से आ रहा है, इन दोनों में एक टेम्परेरी रूप से डिफरेंस जनरेट हो गया। तो ऐसे डिफरेंस कहलाते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंसेस। मैं एक नाम देता हूं इनको, क्या बोलेंगे हम इनको? टाइमिंग डिफरेंसेस। ये कुछ नहीं बेटे, टेम्परेरी डिफरेंस है बस, जिनको टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस जनरेट किया गया, किसी और टाइम पर जाके अलाउ करेंगे। दूसरे डिफरेंस पता है कौन से होते हैं? कौन से सर? वो होते हैं बेटे परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस क्या मतलब? अकाउंटिंग इनकम एज पर बुक्स और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम, दोनों में कुछ डिफरेंस ऐसे होते हैं जिनको बाद में अलाउ ही नहीं करते। उसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। यानी कि एक बार वो डिसअलाउ हो जाएगा फिर अलाउ होगा ही नहीं। सर ऐसा क्या? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपने पढ़ रखा होगा सेक्शन 40 सबसेक्शन ए में। बेटा ये सारे आपको कहां देखने को मिलते हैं? सेक्शन 40 सबसेक्शन ए में। जो भी खर्चे ऐसे हैं जिन पर हमने टैक्स काटा ही नहीं, जमा तो बाद में कराएंगे ना, जब काटा ही नहीं तो फिर भाई साहब अलाउ होगा नहीं। दूसरा और सोचो जरा, जैसे पेनल्टी फॉर टैक्स डिफॉल्ट। अगर मान लिया हमने कोई भी टैक्स में डिफॉल्ट किया तो हमें पता है कि वो पेनल्टी हमें अलाउ ही नहीं होगी, और एक बार डिसअलाउ हो जाएगी यानी कि हमारा वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, तो बेटा फिर वो कभी किसी और टाइम पे भी जाके अलाउ नहीं होता है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हमारी क्या होती है बेटे? परमानेंट डिफरेंस वाली होती है। परमानेंट डिफरेंस यानी कि ये डिफरेंस एक बार हमारा आ गया बुक्स में तो ये फिर आएगा ही नहीं, मतलब अलाउ ही नहीं होगा। और कोई सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 3, आपको पता है कैश में खर्चा एक लिमिट के से ज्यादा अलाउ नहीं है। मेरी जो अभी अंडरस्टैंडिंग है वो 10,000 की है कि 10,000 से ज्यादा कैश डिसअलाउ हो जाता है। कोई भी खर्चा अगर बिजनेस में किया जाता है एक लिमिट से ज्यादा कैश में तो वो डिसअलाउ हो जाता है ना। क्या सर वो किसी और साल में जाके अलाउ हो जाता है? नहीं बेटे। तो ऐसा डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस तो होता ही नहीं है। ये नहीं है कि भाई इस बार डिसअलाउ कर दे अगली बार जाके अलाउ कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से बेटे, ऐसा डिफरेंस हमारा होता है परमानेंट डिफरेंस, ठीक है जी। तो ऐसा डिफरेंस हमारा हो गया परमानेंट डिफरेंस, यानी कि एक बार डिसअलाउ हो गया तो फिर वो कभी भी अलाउ नहीं होगा। यानी कि हमारे जो इनकम
एज पर बुक्स आ रही है जिसमें हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो उस पर टैक्स का जो प्रोविजन बना रहे हैं, तो उस टैक्स में वो वाला पार्ट जो किसी और टाइम पे जाके अलाउ होने वाला है, उस पर जो लायबिलिटी निकलती है या उस पर जो असेस क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं डेफरमेंट हो रहा है जी, पोस्टपोन कर रहे हैं जी, अगले साल भेजे जा रहे हैं जी। तो वो वाला उस पर जो पार्ट पर आया हुआ टैक्स होता है उसको हम बोलते हैं डेफर टैक्स असेट्स या डेफर टैक्स लायबिलिटी। आइए जरा कुछ लिखना शुरू करते हैं हम, है ना। बातें हो गई, थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ में लिखेंगे। लिखाओ सर, लिखाओ, जल्दी जल्दी लिखाओ सर। अब हम बड़े से लिखना चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहले यहां पे लिखो नंबर 1, नंबर 1 मैं हेडिंग डालूंगा स्कोप ऑफ एएस 22। एएस 22 का क्या स्कोप है? ठीक है जी, आइए जरा शुरू हो जाते हैं। दिस एएस, प्लीज मेरे साथ साथ लिखेंगे, दिस एएस इज टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये एएस किस लिए बना है जी? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने के लिए बना है जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। एएस 22, एएस 22 किस बात पर अप्लाई होता है? अप्लाइज ऑन, सबसे पहली बात, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और सेविंग। ये एएस किस पर अप्लाई होता है जी? ये डिटरमाइनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और सेविंग रिलेटिंग टू टैक्स ऑन इनकम फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ये एएस किस बात से, किस पर अप्लाई होता है जी? डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस और सेविंग रिलेटिंग टू टैक्स ऑन इनकम फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। और दूसरी बात क्या बताता है, किस पर अप्लाई होता है जी? डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ सच एन अमाउंट। ये जो हम अभी ऊपर बात कर रहे हैं ना, डिटर्मिनेशन करेंगे अमाउंट का, हाँ, फिर दूसरी बात उसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे, है ना। डिस्क्लोजर ऑफ सच एन अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। नंबर सेकंड हेडिंग, नो बेटा, नंबर सेकंड वाला हेडिंग, भाई ये जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, ये कौन सी वाली बात कर रहे हैं? टैक्सेस कौन सी वाला? मीनिंग ऑफ टैक्सेस, मीनिंग ऑफ टैक्सेस। देखिए बेटा, टैक्सेस ऑन इनकम, जो हम यहां पर जिसके लिए हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की, टैक्सेस ऑन इनकम में कौन से वाली बात कर रहे हैं? टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूड्स ऑल, चाहे वो आपके बेटे डोमेस्टिक हो,
चाहे वो फॉरेन टैक्सेस से रिलेटेड हो, दैट आर बेस्ड ऑन, ये किस पे कैलकुलेट होते हैं टैक्स? टैक्सेबल इनकम। भाई जो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स आएगा उसको बोलेंगे टैक्स। नंबर थर्ड, डीडीटी ऑब्लिक सीडीटी, जिसको आप बोलते हो टैक्स ऑन डिविडेंड, जिसको आप बोलते हो टैक्स ऑन डिविडेंड। क्या ये उसकी अकाउंटिंग सिखाता है? देखिए यहां पर AS 22 does not apply। नंबर 4, नीड ऑफ AS 22। भाई AS 22 की नीड क्यों पड़ी? बेटा ये मेन है, ठीक है। AS 22 की नीड क्यों पड़ी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिए ध्यान से, आप सबको पता है कि जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग, क्या कहा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंट में फॉलो करते हैं। हाँ जी, उसी के बारे में लिखवाता हूं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या चाहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ revenue and their related expenses in the same period, expenses in the same accounting period। बेटे होता क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या चाहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट जिस वजह से सीएस की नीड पड़ी मेन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, और इनकम टैक्स एक्ट में जो इनकम आती है इन दोनों का डिफरेंस है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये चाहते हैं भाई जिस साल इनकम है वो उसी साल उसके खर्चे भी डले, जबकि हमारा इनकम टैक्स एक्ट क्या चाहता है? 43B बेसिस कहता है जिस साल तुम पे करोगे उस साल अलाउ करूंगा। तो डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? खर्चे तो दोनों जगह अलाउ है, अकाउंटिंग में सेम ईयर में अलाउ है, इनकम टैक्स एक्ट में दूसरे ईयर में अलाउ है, लेकिन इस बीच में टैक्सेशन आ गया, तो इसीलिए ये चीज पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या चाहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट चाहता है कि भाई साहब जिस साल इनकम बुक कर रहे हो उसी साल उसके खर्चे भी बुक करो, सेम अकाउंटिंग पीरियड। बी पॉइंट, ध्यान से। लेकिन जब बात करेंगे टैक्सेबल इनकम की, ध्यान से, तो कहते हैं टैक्सेबल इनकम कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिफर है कॉन्सेप्ट डिफर फ्रॉम द इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, SOPL लिखूंगा तो समझ जाना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं। कह रहे जो टैक्सेबल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, किससे? इनकम एज पर बुक्स से, टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंस। द डिफरेंट द डिफरेंस is mainly from such reasons as given below।
भाई ये जो डिफरेंस है ये किन वजह से होता है, उन चीजों के बारे में हम लोग नीचे बता रहे हैं। क्या है सर बताओ, क्या है बताओ बताओ, बताता हूं किस वजह से डिफरेंट होता है जी। नंबर वन, नंबर वन, ध्यान से सुनना, डिफरेंस बिटवीन, पहले मैं बता दूं हल्का सा बेटे। एक तो आइटम्स का डिफरेंस हो गया, आइटम्स का। भाई इनकम टैक्स एक्ट में कोई आइटम है ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो कह रहे हैं कि हमें तो अलाउ नहीं है सैलरी, आपने जब टीडीएस जमा नहीं कराया। तो मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट की, तो वहां पर वो आइटम देखने को मिलेगा नहीं खर्चे में, उसकी डिडक्शन मिलेगी नहीं, यानी कि वो खर्चे में अलाउ होगा ही नहीं। जबकि बुक्स में क्या होगा, अलाउ होगा। तो पहला डिफरेंस आता है कि एक जगह पर एक आइटम देखने को मिल रहा है, दूसरी जगह पे दूसरा आइटम सेम आइटम देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि एक तरफ कैलकुलेशन चल रही है बुक्स के अकॉर्डिंग इनकम की, दूसरी तरफ चल रही है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम की। तो क्या करते हैं, इनकम में से खर्चे माइनस करते हैं ना, तो एक जगह पे खर्चा माइनस होगा, दूसरी जगह पर वो खर्चा सेम खर्चा माइनस नहीं होगा, मतलब वो आइटम देखने को दूसरी जगह पर नहीं मिलता। आइए जरा, सबसे पहला डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, मैं इसको पिंक कलर से कर दूं, बिटवीन आइटम्स, डिफरेंस बिटवीन आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस या रेवेन्यू और एक्सपेंस एज appearing in SOPL, statement of profit and loss, and income, या मैं कहूंगा टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। भाई अगर कोई आइटम ऐसा है जो दोनों जगह पर नहीं है, मतलब एक जगह पर है दूसरी जगह पर नहीं है, तो यानी कि अगर हमारा कोई खर्चा है, जैसे एक जगह पे जोड़ रखा है दूसरी जगह पे नहीं जोड़ रखा खर्चों में, यानी कि अलाउ नहीं कर रखा है ना, या एक जगह पे इनकम जोड़ रखी है और दूसरी जगह पे जोड़ ही नहीं रखी है, तो ऐसी चीजों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है भाई एक आइटम का डिफरेंस आ गया सबसे पहली बात तो। ठीक है, आइए जरा, दूसरा जो डिफरेंस है वो किस वजह से जनरेट होता है दोनों जगह। मान लिया एक आइटम दोनों जगह पर है, लेकिन खर्चा बुक्स में वो ज्यादा अमाउंट का रहा है और इनकम टैक्स एक्ट वाले कम अलाउ कर रहे हैं। जैसे बेटे आप देखोगे कई सारी जगह पर ऐसा होता है, बुक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, इनकम टैक्स एक्ट बुक्स में डेप्रिसिएशन कम होता है, इनकम टैक्स एक्ट वाले ज्यादा अलाउ कर रहे होते हैं। आपको पता है ना, रेट वहां पे फिक्स है, 4 ब्लॉक है इनकम टैक्स एक्ट में, है ना, तो चारों के वहां पे रेट भी फिक्स है डेप्रिसिएशन के, और बुक्स में डेप्रिसिएशन अलग रेट से आ रहा है। यानी कि दोनों जगह पर डेप्रिसिएशन नाम का खर्चा तो है, लॉस तो है, माइनस कर तो रहे इनकम कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अमाउंट दोनों जगह अलग है। यानी कि वहां पर डिफरेंस आइटम का नहीं, आइटम की अमाउंट का है। आइए जरा मैं लिखता हूं, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट in respect of an item या in respect of particular देते हैं ना, in respect of particular item appearing in both as per, या ऐसे लिखो, in both calculation comma as per books and as per taxable income based on
इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है जी। देखो कितना आसान। आइए जरा एक तीसरा डिफरेंस और भी है। बल्कि डिफरेंस क्या है, मेन चीज क्या है, ये तीसरी बात इसके बारे में लिख ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी भाई, AS22 इस बारे में क्या बात करता है। AS22 अकाउंट फॉर, भाई इनकी अकाउंटिंग करता है। अकाउंट फॉर दीज 1 एंड 2, इसको हटा दो, थर्ड पॉइंट ना बोल के इसको एक सिंपल पॉइंट बोलेंगे, सिंपल नोटिंग। AS22 क्या करता है, इन दोनों के बीच में, है ना, 1 एंड 2 के बारे में अकाउंटिंग करता है। आइदर कैसे भाई, कैसे भाई, या तो किसी पे टैक्स फालतू चला गया होगा, या फिर किसी पे टैक्स कम चला गया होगा। फालतू चला गया होगा तो डेफर टैक्स असेट्स आगे जाके कम जाएगा। आइदर बाई क्रिएटिंग डेफर्ड टैक्स असेट्स DTA और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है ना। मेन फोकस क्या है जी, मेन फोकस क्या है AS22 का, मेन फोकस है ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने फोर्थ पॉइंट पूरा कर लिया होगा। मैं अगले पॉइंट पे चलना चाहता हूं, लेकिन पहले देखूं तो सही कहीं बच्चे फंस ना गए हों, क्योंकि आपका मेरा भी तो टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है। आप लाइव में नहीं मिलोगे, रिकॉर्डिंग में मिलोगे, पॉइंट नंबर 5 लेकिन मिलोगे तो पक्का। तो ये क्या है, ये भी तो डेफरमेंट हो रहा है ना। आइए जरा, टर्म्स यूज्ड इन दिस एएस। अब यहां पर इस एएस में कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें यूज करना है, जरा उनके बारे में लिख लेते हैं और बस फिर सीधा क्वेश्चन ही खोने। मजा तो तब है जब आप मेरे साथ लाइव में इन क्वेश्चन को करोगे। टर्म्स यूज इन दिस एएस। आइए जी बेटा, यहां पर क्या क्या टर्म्स हैं जो यूज करेंगे एएस में, मैं इसको ABCD के नाम से दूं। सबसे पहली बात, हेडिंग डालो अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस। किसको बोलेंगे जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस। सर अब ये भी लिखवाओगे, नहीं बेटे मैं लिखा रहा हूं सिंपल सा, जो भाई एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस, बी पार्ट। इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर टैक्सेबल इनकम। भाई हम किसको बोलेंगे, बोलो बोलो, हम किसको बोलेंगे, क्योंकि ये वर्ड हम बोलेंगे बार बार, मतलब किसके लिए रेफर किया करेंगे क्वेश्चन में। आइए जरा देखिए, जो भी टैक्सेबल इनकम आ रही होगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसके लिए बेटा सी पॉइंट। किसको बोलेंगे हम, टैक्स वाला एक्सपेंस है या फिर बेटे टैक्स वाली सेविंग है, ये बात हम किसके लिए बोला करेंगे। ये हो जाएगा क्या, आइए जरा, टैक्स एक्सपेंस जो प्रॉफिट लॉस में जिसको हम प्रोविजन के रूप में डालेंगे, कह रहे हैं एग्रीगेट ऑफ फॉलोइंग। इन दोनों का एग्रीगेट कहलाएगा कि वो टैक्स एक्सपेंस है, टैक्स सेविंग है। नंबर 1 करंट ईयर का जो टैक्स है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात,
जो भी हमारा डेफर्ड टैक्स या तो बेटे असेट्स के रूप में होगा, मतलब मैं कह सकता हूं DTA होगा, या फिर बेटे क्या होगा DTL होगा। जो भी इसका हमारा एडजस्टमेंट बैठेगा उन दोनों का जो सम होगा, टोटल जो होगा, दैट विल बी योर टैक्स एक्सपेंस या फिर सेविंग। ठीक है, उसको हम बोला करेंगे टैक्स एक्सपेंस या फिर सेविंग। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अकाउंटिंग इनकम पे आप सीधा टोटल कर दोगे तो सीधा अमाउंट आ जाएगी। डी पॉइंट बेटे किसको हम बोलेंगे करंट टैक्स, जो हम यहां पर भी लिख रहे हैं ऊपर कि भाई टैक्स करंट करंट टैक्स होगा। तो भाई करंट टैक्स कौन सा है? अरे बेटा वही जिसको आपने पढ़ रखा है कि टैक्सेबल इनकम पर, है ना। आइए जरा मैं लिखता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स as determined tax on current period taxable income as per income tax act, as per income tax act। उम्मीद है यहां तक सब आपको ओके है। आइए जरा डी पॉइंट किसको बोलते हैं जी? डेफर टैक्स किसको बोलते हैं बेटा जी? डेफर टैक्स। आइए जी किसको बोलते हैं डेफर टैक्स, लिखिए जरा फटाफट से। इट इज द टैक्स इफेक्ट on on टाइमिंग डिफरेंसेस। दोनों इनकम में जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आ रहा है उस पर जो टैक्स निकलता है वो कहलाता है डेफर्ड टैक्स। बेटा प्लीज एक बार लिखो इसको, मैं एक मिनट फुल स्क्रीन कर रहा हूं। आइए लो बेटा जी, ई पॉइंट ई पॉइंट बेटा हेडिंग डालिएगा टाइमिंग डिफरेंस। भाई किसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस? किसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस? बेटे मैंने आपको बताया था कि किसी साल डिसअलाउ करके किसी और दूसरे साल में अलाउ होना, या किसी साल अलाउ करके किसी दूसरे साल में डिसअलाउ होना, है ना। आइए जरा लिखिए दीज आर, बेटा कोई बच्चा लाइव में हो तो मुझे प्लीज एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म करो। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम। भाई किस किस में है ये? बिटवीन
नंबर 1 इन दोनों में बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम में जो डिफरेंस अराइज हुआ है, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दैट arised in one period या one accounting period arise in one accounting period which is to be reversed in any of next accounting period। भाई ये वो डिफरेंस है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज हुआ और दूसरे या किसी और अकाउंटिंग पीरियड में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं साथ साथ में। एग्जांपल, सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर हेड PGBP। एक तो बेटा टाइमिंग डिफरेंस की बात है, ठीक है। दूसरी बात है अब किसकी, अब पॉइंट नंबर F हेडिंग डालना, हेडिंग नंबर F। मैं मान रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर F। लो जी, पॉइंट नंबर F हेडिंग डालिए, परमानेंट डिफरेंस। भाई किसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस, हालांकि हमने समझ लिया था, बस लिखना है थोड़ा सा तरीके से। देखिए, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन किस किस में, टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। arised in one accounting period but not capable for reversal in next period in any of next accounting period। लो बेटा जी, मतलब एक बार वो अराइज हो गया तो ये किसी बाद में ना किसी भी साल में रिवर्स नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लिख लो, एक छोटा सा एग्जांपल।
सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 डिसअलाउड कैश एक्सपेंस जो आपने पढ़ रखा है इनकम टैक्स एक्ट में, कुछ एग्जांपल्स लिख लें क्या? चलिए एक छोटी सी लिस्ट बना लें क्या? आइए बना लेते हैं लिस्ट। तो ये कौन सा नंबर था? ये था हमारा शायद 5th नंबर था ना, हेडिंग का कौन सा था? 5th नंबर, यस। आइए अब हम यूज करेंगे हेडिंग नंबर 6। तो हेडिंग डालिएगा 6 नंबर, इस पे लिखिएगा सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंसेस। कुछ एग्जांपल्स हैं जी डिफरेंसेस के। कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंसेस के, इधर लिखिए। परमानेंट डिफरेंस, और उधर लिखिएगा टाइमिंग डिफरेंस के कुछ एग्जांपल। ध्यान रखना डीटीए और डीटीएल ऑन दिस, इस पर निकलती है बेटा। डीटीए और डीटीएल किस पे निकलती है? इसी पे निकलती है, टाइमिंग वाले पे। तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं जी, आइए जरा। ए नंबर एग्जांपल, जो सेक्शन 40 कैपिटल ए, सबसे पहले तो ये आ गया। सबसेक्शन 3 जो हमने लिखा, कैश पेमेंट। मेरे याद है बेटे मोर देन 10,000 नोट अलाउड। फिर भी आप चेक कर लेना इनकम टैक्स एक्ट में, मे बी कि शायद कोई अमाउंट का चेंज आया हो। पहले 25,000 हुआ करती थी, फिर ये 20, मतलब इधर 10,000 हुई है, ठीक है ना। दूसरा आपने पढ़ रखा है इनकम टैक्स एक्ट में बेटे पार्टनर्स का रेमुनेशन, है ना। आइए जरा, पार्टनर्स का रेमुनेशन सर वो तो अलाउ करते हैं सर बुक प्रॉफिट के बेस पे। हाँ हाँ, मैं कह रहा मोर देन पार्टनरशिप डीड, अगर मोर देन पार्टनरशिप डीड है तो वो डिसअलाउ रहेगा। विद इन द पार्टनरशिप डीड भी वो पता कितना अलाउ होता है, जितना उधर से इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ करते हैं, ठीक है, बुक प्रॉफिट के बेस पे। सी पॉइंट, अगर हमने कोई राइट ऑफ किया है, जैसे गुडविल राइट ऑफ कर दिया है ना, तो वो एक बार डिसअलाउ तो हो जाएगा, लेकिन बेटे कहीं किसी में अलाउ नहीं होता है राइट ऑफ करना, ठीक है ना। गुडविल, गुडविल रिटन ऑफ डी, अगर हमने कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉयर अगर कोई कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो अलाउ नहीं होता ना यूआरपीएफ में। आइए जरा ई पॉइंट, कोई भी रिवेल्युएशन रिजर्व, कोई भी अगर रिवेल्युएशन रिजर्व के नाम की अमाउंट पड़ी हुई है ना, तो वो भी अलाउ नहीं होगी। आइए आप एक बार प्लीज इसको नोट कीजिए, मैं 1 मिनट में आया।
हाँ जी बेटा, आइए इधर आगे बढ़े। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के अलावा और क्या है जी? लो जी, और एक आधा एग्जांपल, बस चलो इतना बहुत है वैसे। अब चलो एक आधा और लिख लेते हैं। एफ पॉइंट, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। जो हमारे टाइमिंग डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं जी? जैसे पहला तो आपका फेवरेट जो मैंने अभी डिस्कस किया था, सेक्शन 43B, जहां पे लिखा रहता है कि भाई टैक्स, ड्यूटी, सेस एक्सेट्रा ऑन पेमेंट बेसिस, है ना, बी पार्ट। सेक्शन 40 सबसेक्शन ए का जो क्लोज 1 है, जहां पर बेटे टीडीएस ऑन सैलरी है, टीडीएस ऑन सैलरी वाला पार्ट, सी पार्ट। और क्या हो सकता है जी? लो जी, सी पार्ट। ठीक है, और भी छोटे छोटे एग्जांपल्स आते रहेंगे, तब हम लिखते रहेंगे, है ना। पहले आप इनको एक बार समझ लो यहां तक। ठीक है जी। तो ये तो बेटे रही बात हमारी टोटल कॉन्सेप्ट की। ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे लाइव मिले और मैं आपको क्वेश्चन लाइव में कराऊं। तो देख लीजिए एक बार, मेरे को प्लीज बताइएगा अगर लाइव में आपको लगता है कि सर इस टाइम नहीं, हम किसी और टाइम मिल सकते हैं, तो मुझे प्लीज बताओ, ताकि ना मैं चाहता हूं कि इसका ना लाइव में हम लोग डिस्कशन करें। लाइव में क्वेश्चन करने में फायदा है बेटे, आपके लिए बोल रहा हूं, वरना मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कराऊंगा इस हिसाब से कि आप रिकॉर्डिंग में भी कर ही लोगे, पर जो मजा डिस्कशन का लाइव में है ना, वो मजा रिकॉर्डिंग में इतना नहीं होता फिर भी। ठीक है, तो चलिए मैं अभी फिलहाल तो मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हमारे ES 22 खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, और उसके बाद में एक नया AS हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय बाय बच्चों।